नमस्ते, मैं हूं जीत मालविया। नमस्कार, मैं सूर्या दुबे। हम आपका स्वागत करते हैं इस शो में जिसका नाम है बियॉन्ड द स्पॉटलाइट। आज हम आपके सामने ऐसी शख्सियत को लाए हैं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में काफी योगदान दिया है, जिसमें से एक बेहतरीन फिल्म जिसका नाम था ट्रैफिक सिग्नल, उसमें इनका अभिनय बहुत ही अच्छे तरीके से सराहा गया है। तो आज हमारे सामने बैठे हैं गोपाल सिंह जी। दादा, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आपने अपने बिजी शेड्यूल से इतना समय निकाला हम लोगों के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार में आपकी पैदाइश थी, फिर आप छत्तीसगढ़ आए, फिर दिल्ली में कुछ समय आपने बिताया जी। फिर उसके बाद बॉम्बे आए। इस दौरान जो भी चीज़ें आपके साथ जनरलाइज हुई हैं उसको आप कैसे देखते हैं? कि यात्रा मैं कह सकता हूँ मुंबई तक पहुँचने का। बिहार में पैदा हुआ क्योंकि वहाँ हमारा पुश्तैनी गांव है। छत्तीसगढ़ इसलिए गया क्योंकि वहाँ मेरे पिताजी नौकरी करते थे, तो नौकरी जहाँ पिताजी करेंगे वहीं बच्चे पढ़ेंगे वगैरह कुछ करेंगे। और छत्तीसगढ़ में रहते हुए वहाँ रोड साइड सिनेमा चलता था, जो हम लोग पहले बचपन से जा कर के बोरा वगैरह बिछा करके देखते थे कि आज शाम को दिखाएगा पिक्चर। तो फिल्म रोड साइड देखते हुए सपना एक सजोया था कि मुझे भी फिल्म में काम करना है। क्योंकि छत्तीसगढ़ के एक बहुत छोटा सा शहर चिरमिरी में मैं रहता था, तो वहाँ तो पता भी नहीं था कि कैसे जाएंगे इधर। तो फिर दिल्ली आना हुआ। दिल्ली पढ़ने के लिए आया था, मैं इंजीनियरिंग करता। और सेकेंड ईयर में ही मुझे दिल्ली में मंडी हाउस में रिहर्सल करते हुए कुछ ग्रुप दिख गए, एक दोस्त दिखाया। फिर वहाँ से जिज्ञासा हुई, हाँ यार अभिनय सीखा जा सकता है यहाँ से। और फिर मैंने थिएटर ग्रुप वहाँ ज्वाइन किया। ज़्यादा दिल्ली में NSD है। हाँ हाँ। तो ये आपने सेम किया था कि कोई और आपने? नहीं, NSD तो एक संस्था है गवर्नमेंट जी। की, जहाँ 3 साल का एक्टिंग का कोर्स होता जी। है। उसके अलावा दिल्ली में बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जो नाटक करते थे। तो मैं जिस ग्रुप में शुरुआत किया वो एक्ट वन नाम से एक ग्रुप था, जिसके डायरेक्टर थे पंडित NK शर्मा। और वो बहुत मशहूर ग्रुप था। और वो हमारे सीनियर जो काफ़ी यहाँ मतलब जैसे मनोज वाजपेयी हो गए, इम्तियाज अली, सुजीत सरकार, आशीष विद्यार्थी, पीयूष मिश्रा, मतलब बहुत सारे लोग उस ग्रुप से निकले हुए थे। तो मेरी शुरुआत हुई एक्ट वन ग्रुप में वहाँ नाटक करने से। तो 21 प्लेस किए आपने वहाँ पे? हाँ, मैंने 21 प्ले किए, मतलब कुछ एक्ट वन ग्रुप में किए। उसके बाद दिल्ली में एक दिल्ली गवर्नमेंट की संस्था है साहित्य कला परिषद, तो उसकी रेपेटरी थी। तो साहित्य कला परिषद रेपेटरी में मैं A ग्रेड भी था और रेपेटरी चीफ भी था। तो 21 नाटक मैंने किए। और सबसे मज़े की बात है कि 21 में से 19 नाटकों में मैंने मेन रोल किया। क्या बात है। हाँ, नहीं मतलब थैंक यू। और मतलब आप लोगों को तो पता ही होगा कि नाटक में मेन रोल मिलना मतलब वो टैलेंट के बेस पे होता है। yes, एक obviously, प्रॉपर रिहर्सल होती है, रीडिंग होती है, और वहाँ बहुत टफ होती है। हाँ, मतलब उसमें रीटेक्स भी आप नहीं ले सकते। यस। हाँ, तो वो जुनून की हद तक दिल्ली में नाटक किया। एक समय ऐसा भी आया कि नाटक करने के दौरान, चूंकि मैं इंजीनियरिंग छोड़ करके फिर इस फील्ड में आया, तो फादर कुछ दिन तक पैसे भेजे, सपोर्ट किया। और नाटक में शुरू में पैसा नहीं होता है। और मुझे अच्छे से याद है कि वो दौर था, पिताजी थोड़ा सा बेटे को सीख भी देने के लिए उन्होंने कहा कि अभी कुछ समय तक हम पैसा नहीं भेजेंगे, तुम अगर ये फील्ड चुने हो तो इसमें अपने आप सर्वाइव करो। बिल्कुल जी। तो उस समय मुझे याद है ये एक्ट वन का एक प्ले चल रहा था, किंग लियर, और लियर का रोल मैं कर रहा था। और मेरे पास रहने के लिए घर नहीं था, इनफैक्ट 1 रुपया था मेरे पास। नाटक का इतना जुनून था ना कि रोल कर रहे हैं यार, वो ये सब बहुत ही सेकेंडरी चीज़ है। तो वहाँ एक मोतीलाल बोरा हमारे यहाँ के MP थे। मैं ऐसी कॉन्फिडेंस में उनके बंगले में चला गया। मैं बोला, सर मैं चिरमिरी से आया हूँ, छत्तीसगढ़ से, कुछ दिन के लिए दिल्ली में हूँ, आपके गेस्ट हाउस में रह सकता हूँ क्या? बोले हाँ रह जाओ। मैं अपना बैग लिया, उनके गेस्ट हाउस में चला गया। सुबह मैं चूंकि मेन रोल कर रहा था, तो सुबह 6 बजे से 2 बजे तक NK शर्मा मेरे साथ काम करते थे, और 3 बजे से पूरे ग्रुप का रिहर्सल होता था। 9 साढ़े 9 बजे ग्रुप का रिहर्सल जब खत्म होता था, मैं भागते हुए गुरुद्वारा बंगला साहिब जाता था। वहाँ बस लंगर खाया आराम से, और फिर आकर के यहाँ सो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि काम में इतना ज़्यादा दिमाग फोकस था या ध्यान था कि यार ये रोल करना और ये बहुत अच्छे से करना और सीखने को बहुत कुछ मिले। तो ये सारी चीज़ें ना सेकेंडरी हो गई थी कि रहूँगा कहाँ, खाऊँगा कहाँ। तो ये तो आपका थिएटर लाइफ जो आपने जर्नी बताई। जी। थिएटर के बाद की आपकी शुरुआत वो कैसी रही? जब दिल्ली में थिएटर करते थे तो कुछ समय के बाद ऐसा था ही, तय ही था कि भाई फिल्में करनी हैं और उसके लिए मुंबई जाना पड़ेगा। जी।
तो कुछ बाद में मैं रेपेट्री में आ गया था जिसमें अच्छी खासी तनख्वाह मिलती थी, तो वो पैसे जोड़ना शुरू कर दिया था वहाँ मैंने। और ये जोड़ना इसलिए कि मुंबई आना है जी। और जब थोड़ा ठीक ठाक जुड़ गया तो तैयार हुआ, आ गए मुंबई। अब मुंबई जब आए ना, दिल्ली में आप बहुत लेवल के अच्छे लेवल का आप थिएटर करके आए, लेकिन मुंबई की इंडस्ट्री अलग है भाई। यहाँ आप आए तो आपको जीरो से ही शुरू करना पड़ेगा। हम जब आए थे उस समय फोटो चलता था, फोटोग्राफ था जी। फोटोग्राफ खिंचवाए, उसके पीछे अपना नाम, जो भी एक्सपीरियंस क्या, वही थिएटर का लिखते तो लोगों को क्या, अच्छा ठीक है थिएटर क्या। उस समय मुझे याद है वही रामू जी के ऑफिस के सामने हमारे जैसे एक्टर थे सब चक्कर लगाते थे, मैं भी चक्कर लगाया। वहां गया तो वॉचमैन बोला मुझे फोटो दे दो। अच्छा, ईगो पे हर्ट हो गया ये बात, यार मैं इतना नाटक वाटक करके आया, मैं वॉचमैन को फोटो दूंगा। मैं लड़ पड़ा उससे, और लड़ा तो अपना रमेश कटकर एक असिस्टेंट थे वहाँ, उन्होंने वो मिले और उन्होंने मुझे फोटो ले लिया मुझसे। ईश्वर का मैं धन्यवाद दूंगा कि मुंबई आए हुए मुझे 6-7 दिन हुए थे और रामू जी के यहाँ से उसी फोटो से मुझे कॉल आ गया एक रोल के लिए। कंपनी फिल्म ऐसे पहले शुरुआत हो गई। अब धीरे धीरे कंपनी के बाद रामू जी की एक हसीना थी मिल गई, एक हसीना थी के बाद फिर पेज 3 मधुर भंडारकर की मिला, लेकिन एक हसीना थी एक अलग तरह से हिट हुई थी हैं। तो ये फिल्म इतनी चर्चित हो गई ना, मुझे उसके बाद यही 1 सीन 2 सीन के 23-24 फिल्मों के ऑफर आ गए। मुझे बड़ा अजीब सा लगा, मैं बोला यार ये मैं करता रहूँगा 1 सीन 2 सीन ये वो, तो इससे करियर में कोई ग्रोथ नहीं होगा। अब उस तरह के काम मुझे करने नहीं हैं और अच्छे रोल मुझे कोई देने। और जिन लोगों को मैंने मना किया ना, यहाँ इंडस्ट्री में बड़ा अजीब है भाई, मैं कुछ सोच के कि अपने सपनों को लेकर के कि मुझे कुछ अच्छा करना है, इस वजह से मैंने मना किया और विनम्रता से मना किया। मैंने हाथ जोड़ करके मना किया, सर मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, कुछ अच्छा रोल होगा तो आप दीजिएगा। तो मगर जिनको मैंने मना कर दिया वो तो फिर मतलब ईगो पे ले लिए। ईगो पे मतलब यार है बहुत बड़ा बन रहा है, इसको छोड़ो यार, स्टार है भाई ये तो। तो वो समय काफी दुखदाई था। और कई बार ऐसा भी होता था कि यार शाम का खाने का है तो सुबह का नहीं है, और तो दुख भी होता था। और लेकिन इसमें वाइफ सपोर्टिव थी, वो कही कि ठीक है आप करना चाहता, मैं आपके साथ हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी होता था कि यार जो जिस तरह के काम आ रहे हैं वो मैं करना नहीं चाहता, और जिस तरह का मैं करना चाह रहा हूँ वो कोई दे नहीं रहा है। तो आपके बेसिकली चॉइसेस ऑफ रोल क्या थे, मतलब आपको कैसे रोल करने थे? ज्यादातर चेहरे की वजह से नेगेटिव रोल देते थे, लेकिन मैं कॉमेडी में भी बहुत अच्छा कर सकता हूँ। और मुझे लेंथ चाहिए था रोल, एक्टिंग ओरिएंटेड रोल जो अच्छा हो, फिल्म की कहानी में जो महत्व रखता हो लेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से। इस तरह की मैं तलाश कर रहा था। तो जिस दौरान मैं पेज 3 फिल्म कर रहा था मधुर भंडारकर की, उस दौरान उन्होंने एक कह दिया था मुझे कि मैं यार तेरे को एक फिल्म में अच्छा रोल दूंगा, उस फिल्म में वर्कआउट लिख रहा हूँ और वो वर्कआउट होगा तो तुझे मैं अच्छा रोल दूंगा। तो वादे तो हर कोई करता है, मतलब यहाँ आप लोग भी हैं मुंबई में जानते हैं कि जी। मैं बोला ठीक है। तो उस दौरान मैं बनारस गया था और उस समय मेरा जो मोबाइल था वो रिलायंस वाला जो था, वो जो नंबर वाला आता था। हाँ, और गंगा जी में नहा रहा था, मोबाइल गिर गया और ऐसा गिरा वो कि नंबर ही मुझे चेंज करना पड़ा। बॉम्बे आ गया तो उस समय मधुर जी ट्रैफिक सिग्नल फिल्म प्लान कर रहे थे। अच्छा। और मुझे बेसब्री से खोजा जा रहा था और मेरा नंबर चेंज हो चुका था। मैं रामू जी के यहाँ भी फिल्में करता था, तो रामू जी का फैक्ट्री जो ऑफिस था ग्राउंड फ्लोर पे था और मधुर जी का उस समय 4th फ्लोर पे था। तो मधुर जी का जो असिस्टेंट था वो नीचे आया और रामू जी के ऑफिस से नंबर फिर पता चला, तो मैं मधुर जी से मिला, काफ़ी डांटे वाटे कि भाई तू नंबर भी चेंज हो गया, तू आ नहीं रहा है। तो उन्होंने, आप लोगों को याद होगा वो जो ट्रैफिक सिग्नल वाला जो बहुत आइकॉनिक कैरेक्टर था आपका। आपका आई गेस वो सबसे लोग उसी से याद करते होंगे ज्यादा करके, आपके लोग फैंस वगैरह वही। हाँ, मतलब वो बड़ा ही अजीब सा और अच्छा कैरेक्टर था। सच बात है कि जैसे विजय राज का करुआ बिरयानी फेमस है, वैसे ही ट्रैफिक सिग्नल का मेरा रोल हुआ। यस, तो बड़ा मजेदार था ना कि चड्डी पहन के बंदा भीख मांग रहा है और फिर शाम को मल्टीप्लेक्स में अपनी गर्लफ्रेंड सडनली वो मल्टीप्लेक्स में दिख रहा, भाई मैं तो तेरे को रोज पैसे देता हूँ यार। और वो पहचान रहा है कौन है भाई तू, चल। वो सीन बहुत आइकॉनिक था, बहुत मजेदार था। और हाँ, फिर वो जो फिल्म मिली ना, तो मैं ईश्वर का तो धन्यवाद दूंगा ही।
उसके अलावा मैं मधुर भंडारकर का धन्यवाद दूंगा कि उस फिल्म के बाद फिर जो जिस तरह के थोड़े अच्छे रोल मुझे कंसीडर करता था, मैं मन में चाहता था, उस तरह के रोल के ऑफर्स आने शुरू हुए। तो वो एक फिल्म थोड़ा सा अच्छा मतलब आपका मतलब एक लाइफ को और टेक ऑफ कर लिया। जी टर्निंग पॉइंट हुआ। टर्निंग पॉइंट, यस। तो हाँ, अभी भी कहीं भी जाता हूँ, मुंबई में तो खास करके जो अपने इधर डोंगरी होंगी चाहे कहीं भी हो, तो ट्रैफिक सिग्नल वाले रोल से तो पहचान जाते हैं। एक दिन आपको पता चलता है कि आपके फादर का देहांत हो गया 2020 में। आज भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि अगर वो होते और उस चीज़ को आज देखते तो उनको और मज़ा आता और खुश होते? पिताजी की आदत थी ना कि वो सुबह से लेकर के शाम तक मेरे साथ क्या क्या चीजें हुई, घटनाएं बड़े विस्तार से वो सुनना चाहते थे। अच्छा। मैं अभी मिस करता हूँ इस चीज को। कोविड का समय चल रहा था, यहीं पिताजी कोविड से नहीं गए थे, उनकी ऐसी तबीयत खराब थी तो चले गए। जब भी मेरे साथ मुंबई में मार्केट वगैरह में जाते तो लोग मेरे साथ फोटो खिंचाते तो उनके चेहरे पे एक अलग स्माइल होती थी। और मेरे कुछ एक फिल्म के जैसे प्रीमियर होता था तो मैं उनको ले जाता था तो उनको बहुत अच्छा लगता था। और जब हम बच्चे रहते ना, हमारे पिताजी एकदम शेर की तरह रहते हैं, तंदुरुस्त रहते। तो मैंने ऐसे मन ही मन में डिसाइड किया था कि बाबूजी मेरे को जब सपने में आया ना तो वो बचपन में जैसे आप तंदुरुस्त थे वैसे वाले आए। अच्छा। उसके बाद सच में वैसे ही वाले में सपने में आते। अच्छा। ये पता नहीं क्या है, तो वो एक इमोशनल कनेक्शन। हाँ, तो और वो कनेक्शन ज़्यादा शायद ही किसी और के साथ बन पाए। माँ बाप ही होते हैं। और बच्चे की तरक्की में माँ बाप से ज़्यादा कोई भी, मतलब जितना खुशी माँ बाप को मिलती है मुझे नहीं लगता कि किसी और को। और बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स हैं यहाँ। हाँ। बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स, बाकी सारे कॉम्पिटिटर हैं या उनका कुछ स्वार्थ है। पुरानी फिल्में उठा के देख लीजिए, वहाँ पे एक कॉमेडियन अलग सा होता था, हीरो एक अलग सा होता था, विलन का कैरेक्टर एक अलग सा होता था। आजकल की जो फिल्में बन रही हैं उसमें हीरो ही आजकल विलन भी बन जा रहा है, हीरो ही कॉमिक कैरेक्टर भी कर ले रहा है। कहीं ना कहीं वो कैरेक्टर मिस करते हैं आप आज के टाइम में? उसके दो पहलू हैं। जैसे कि एक आप कह रहे हैं कि हीरो ही कॉमेडी कर रहा है, एक वो कर रहा है। दूसरा पहलू ये है कि हमारे जैसे एक्टर्स को बहुत अच्छा चांस मिला। जैसे मेरा चेहरा ऐसा नेगेटिव शेड है तो मुझे मैक्सिमम नेगेटिव रोल मिले, लेकिन कुछ लोग फिर कुछ ऐसे डायरेक्टर भी हैं। अभी हाल में एक बस्तर करके मैंने फिल्म करी, बस्तर द नक्सल स्टोरी, उसमें एक सीधा साधा अफसर का रोल। तो एक्टर लोगों को भी हमारे जैसे एक्टरों को थिएटर में मज़ा आता है अपने आप को एक्सप्लोर करने में कि यह इस तरह का रोल कर लेते हैं या इस तरह का रोल करते हैं। तो उसमें खुद पे मेहनत करने में और सामने स्क्रीन में आता है यार अच्छा हाँ यार हम ये भी कर सकते हैं। तो वो टाइप कास्ट से तो थोड़ा सा हटा है। कई बार एक विलन ही होता है यार, जैसे अमरीश साहब करते थे या प्राण साहब करते थे या अमजद खान साहब करते थे। वो कोई भी उस दौर का हीरो उस तरह के रोल नहीं कर सकता। तो वो तो आज के निर्देशकों को सोचना पड़ेगा कि जो हीरो मतलब अभी ढलान पे हैं उनको विलन के रूप में कर रहे हैं, तो उससे अच्छा है आप कुछ अच्छे मजे हुए कलाकारों को मौका दें जो उस तरह की काबिलियत रखते हों और उस तरह की चीज़ों को परफॉर्म कर सकें। अभी ऐसा हो रहा है ना कि लोग इंस्टा फॉलोवर देख के आपको कास्ट कर रहे हैं, ये भी हो रहा है? हो रहा है ना सर? हो रहा है, कुछ हद तक हो रहा था भी मैं कहूँगा। अभी 1.5-2 साल पहले ना ये बहुत दौर चला था, इस एक्टर का इतने मिलियन फॉलोअर हैं, इसके इतने मिलियन फॉलोअर हैं, इसको कास्ट कर लो। जब कास्ट कर लिया, ऊपर सेट पे आया, एक्टिंग के नाम पे उसने पॉटी कर दी, है ना? क्योंकि वो 15 सेकंड का एक्टिंग करना और 15 सेकंड का एक सीन करना ना, वो सारी चीज़ें सारी ऐसी तैसी हो जाती है भाई। अभिनय साधना है, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, उसके लिए पूरा अपने आप को तन मन से झोंक देना होता है। वो लफुंडरीगिरी नहीं है 15 मिनट का, 15 सेकंड का, 20 सेकंड का रील बना दिया। तो उस तरह के जो लोगों को फॉलोअर देख करके जो डायरेक्टर कास्ट करते थे तो उनकी भी लालच ये होती थी कि शायद ये इनके जितने मिलियन फॉलोअर हैं तो थिएटर में 1-8 मिलियन तो आ जाएगा। भाई 1 मिलियन छोड़ो, एक ऑडियंस नहीं आती थी उनकी फॉलोअर से जी। ये भी डायरेक्टर्स लोगों को आजकल समझ में आ रहा है कि एक्टर जो है वो अलग कम्युनिटी है, ये लोग हैं ये लोग अलग कम्युनिटी हैं। अभी इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब एक्टर्स भी आ रहे हैं इसी पे। तो इससे आपको मतलब फायदा भी होता है या फिर आपको ऐसा लगता है कि चलो ठीक है सब फायदा में देखिए ऐसा है कि मेरे जो फेसबुक पे ना कुछ 2.5-3 लाख फॉलोअर, इतने फॉलोअर हैं ना, अभी मेरे को समझ में आ रहा है यार कि इतने 1000 लोगों ने फिल्म देख ली और मेरे इस
वजह से भी। जी। तो और प्लस मेरे साथ जो फेसबुक पे जुड़े हुए जेन्युइन फैन टाइप के लोग हैं, वो मेरे काम को पसंद करते हैं या मेरे अभिनय को पसंद करते हैं या कुछ सलाह भी देते हैं कि सर इस तरह की जी। चीज़ें करो। क्योंकि आम जनता क्या होती है कि वो एक स्टार तक डायरेक्ट पहुंच नहीं सकती। अभी जिसके पास आपका नंबर होगा वही कॉल कर सकता है। हाँ, हाँ, हाँ। अभी ऐसा हो गया कि आप आम जनता आपसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकती है और आपको भी पता चल सकता है कि क्या हो रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो वो थोड़ा सा इजी हो जाता है आपको कनेक्शन के लिए, ऑडियंस कनेक्शन के लिए। यस, और मेरी कुछ एक हद तक ऑडियंस भी बढ़ रही है, मतलब काम की वजह से इस तरह से, तो ये सपोर्ट तो करती ही है चीज़ें। जी। मेरा ये मानना है टीवी सीरियल अखबार की तरह है, आज पढ़े कल दूसरा है, मैगजीन की तरह हो गया वेब सीरीज, और नॉवेल जो क्लासिक होते हैं, अच्छी फिल्म वो है कि एक बार आपने पढ़ा सदियों तक आपके जहन में रहेगी, अच्छी याद फिल्म रहेगी। वही है। जैसे हमने कुछ एक अच्छा नॉवेल पढ़ लिया, कहानी पढ़ लिया, पूरा सदियों तक हमारे जिम्मे में, अच्छी फिल्म देख ली। अच्छी फिल्म का जैसे हम बात करते हैं 3 इडियट का, कोई भी सीन हम डिस्कस करेंगे ना, हम लोग उसके बारे में बात कर सकते हैं। शोले, कोई अच्छी फिल्म, कोई भी फिल्म हम बात कर सकते हैं, सीन टू सीन याद है यस, सबको। एक एक डायलॉग भी याद है कई लोगों को, तो वो चीजें हैं। पहले एक चलन था दादा, कोई आर्टिस्ट है जो सिर्फ भोजपुरी फिल्में कर रहा है तो वो हिंदी में नहीं आ सकता। जी। कोई आर्टिस्ट अगर मराठी फिल्में कर रहा है तो वो हिंदी नहीं कर सकता। एक तरीके से अगर आप देखें तो वो टाइप कास्टिंग हो जाती थी कि ये भोजपुरी वाला एक्टर है, ये मराठी एक्टर है। तो इसको कभी आपने फेस किया है ऐसी चीजों को? मैंने जीवन में एक भोजपुरी फिल्म की है। अच्छा। वो भी मैंने ये सोच के किया कि मैं बिहार से रहने वाला हूँ, बिहार का मेरा जन्म है, भोजपुरी मुझे बहुत अच्छे से आती है। एक डायरेक्टर ने अप्रोच किया था मुझे, अच्छे सेंसिबल डायरेक्टर थे, पंकज शुक्ला, वो जर्नलिस्ट थे और मतलब जी न्यूज़ में थे वो। तो उन्होंने अप्रोच किया, मैंने किया। वो फिल्म का नाम था भोले शंकर, मनोज तिवारी उसमें हीरो थे और मिथुन झा भी थे। और मेरा एक बहुत अच्छा रोल था मनोज तिवारी के दोस्त का, कॉलेज का फ्रेंड, और एक कॉमेडी ट्रैक के साथ। तो वो किया मैंने। अब चूंकि हम लोग हिंदी में यहाँ इतने अच्छे लेवल पे काम कर चुके हैं, तो वहाँ का ट्रीटमेंट कह लूँ मैं या व्यवहार कह लूँ को एक्टर का, बड़ा ही अजीब सा लगा। और मैंने कान पकड़ लिया कि भाई ये कर लिया मैंने, काम तो काम होता है, हर काम का सम्मान है, प्रभु माफ करें अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, लेकिन वहाँ आपको अगर कोई हिकारत भरी दृष्टि से देखे, या अगर आप अच्छा अभिनय कर रहे हो कोई अच्छे एक्टर के सामने, अभिनेता के सामने, मगर वो उस चीज़ को ईगो पे ले ले और आपके सीन ही कटवाना चालू कर दे, या आपके अच्छे सीन हो रहे हैं तो वो सुबह 10 बजे का शिफ्ट है, वो चूंकि इस सीन से मुझे हटाना है तो बंदा शाम को 7 बजे आ रहा है। यहाँ है हमारे अच्छे से अजय देवगन हैं, चाहे उनको, तो वो एक्टर अगर अच्छा करता हो तो उसको सपोर्ट करते हैं, बल्कि और बोलेंगे भाई तेरे को चाहिए क्यों, मैं खड़ा होकर के देता हूँ तेरे को सामने, क्यों, अच्छा परफॉर्म करो तो और शाबाशी देते हैं। बट वहाँ उस तरह की चीज़ें देखी मैंने, तो फिर मेरे को लगा कि नहीं, मतलब फिल्म में अगर हम लोग ऐसे बात करें तो सिर्फ टाइम बीइंग के लिए चल रही है, फुहर बना है, और कहीं ना कहीं मतलब वेल डेवलप नहीं हो पा रहे हैं वो लोग। जिस तरीके से आजकल साउथ इंडियन फिल्में अच्छी चल रही हैं, बॉलीवुड की फिल्में भी बेहद उसी लेवल तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो वहीं का वहीं आज के 10 साल पहले भी थे और आज भी हैं। हाँ, मतलब वो अलग अलग मुद्दे पे, नाभि पे गाना बना रहे हैं, किस पे भाभी पे गाना बना रहे हैं, क्या क्या उनके पता नहीं सोच क्या है भाई, यही थोड़ी ऑडियंस देखना चाहती है। मेरा फ्रेंड है यूपी से ही है, वो बंदा वो खुद भी बोल रहा है कि भाई मुझे यार कैसे गाने, यार मैं तो फैमिली के साथ भी बैठ के नहीं सकता। वो अभी जैसे नेपोटिज्म चल रहा है, ग्रुपिज्म हो रही है, तो क्या लगता है कि ये एक्चुअल में हो रहा है या लोगों को मिथ है? क्या आपका थॉट्स जानना चाहता हूँ मैं नेपोटिज्म के बारे में ये कहना चाहूँगा कि मान लीजिए जिसका बाप अगर ठेकेदार है, अगर उसका बेटा कुछ नहीं कर रहा तो ठेकेदारी का एक्सपीरियंस उसको रहेगा, बेटा को ठेकेदारी में लगा देगा आराम से। लेकिन इस फील्ड की सबसे बड़ी खासियत ये है कि अगर आपको एक्टिंग नहीं आती है, सिनेमा कैमरा लगा है, कैमरे के सामने आप झूठ नहीं बोल सकते। उतने बड़े पर्दे पे आएगा, एक गलत सांस भी आप लिए ना तो आप पकड़े जाओगे कि आप अच्छी एक्टिंग नहीं कर रहे हो। तो पहला मौका आपको नेपोटिज्म के थ्रू मिल सकता है, लेकिन टैलेंटेड अगर आप हैं तो आप तो सरवाइव कर जाएंगे, मौका मिलता है, सीधी सी बात। टैलेंटेड नहीं है तो वही पहली और आखिरी फिल्म आपकी हो जाएगी। सीधी सी बात मैं बताऊं, अगर मुंह नाम लेकर के बताऊंगा, आलिया भट्ट को मिला है, लेकिन उन्होंने, वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, उन्होंने हर रोल में अपने आप को प्रूफ किया है। और वो एक्ट्रेस नहीं रहती अच्छी तो 1-2 फिल्म के बाद उनका कुछ नहीं होता, करियर खत्म हो जाता। हाँ, रणबीर कपूर हैं भाई, कमाल के एक्टर हैं, बहुत बढ़िया एक्टर। तो वो
अभिनय भी अच्छा कर रहे हैं तभी सरवाइव कर रहे हैं। जी हम गांव खेड़े में बैठ के बोल रहे हैं कि नहीं बेटा हमारा बहुत टैलेंटेड है, इसको मौका नहीं मिल रहा है। बम्बई में जो भी हीरो हीरोइन है उन्हीं के बेटा लोगों को मिल रहा है मौका। तो भैया गांव खेड़े वाले यहाँ आओ, एक सीन करो, अच्छा परफॉर्म करो। तुम भी अगर अच्छा कर लिए और सीख उख करके कर लियो तो तुम्हारे को मौका मिलेगा। यहाँ तो मैक्सिमम काम से काम मिलता है ना, अभिनय में तो झूठ होता नहीं है। और रही बात ग्रुपिज्म का, तो ग्रुपिज्म का ऐसा होता है कि कई बार काम करते हुए साथ में संबंध बन जाते हैं और अभिनेता वो अच्छा है तभी वो दोबारा उस ग्रुप में बुलाया जाएगा। अभिनेता अच्छा होना जरूरी है। तो ग्रुपिज्म वहां चलता है कि अगर एक ग्रुप में आप काम कर रहे हैं, किसी डायरेक्टर के कैप में आप काम कर रहे हैं, मेरे साथ जैसे श्री राम राघवन जी के साथ था, वो जो भी फिल्म बनाते हैं मुझे अपने से बुलाते हैं अपने, तो वो ट्रस्ट होता है डायरेक्टर का एक्टर के प्रति। डायरेक्टर भी या प्रोड्यूसर भी करोड़ों की फिल्म बना रहा है, वो ऐसी किसी को अब ग्रुपिज्म या इस रिकमेंडेशन के नाम पे खड़ा करके अपनी फिल्म बर्बाद नहीं करेगा। सबसे बड़ी पहली चीज होती है सब किसी भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर के लिए उसकी फिल्म। कभी आपको ऐसा मौका मिला कि आप पॉलिटिकल किसी एक ऐसे ओहदे पे बिठाए जाते हैं जहाँ पे आपको कुछ चेंजेस करने का मौका मिले, बीइंग द इंडस्ट्री मैन और या फिर सोसाइटी में, जी, तो आप ऐसा कौन सा चेंज देखते हैं जो कि होना चाहिए? मेरी एक बहुत इच्छा है, एक चेंजेस होना चाहिए इंडस्ट्री के लिए, बता रहा हूँ फिल्म इंडस्ट्री के लिए। लिरिक्स राइटर को कॉपीराइट का पैसा मिलता है, सॉन्ग राइट सिंगर को मिलता है। एक्टर की फिल्में कितनी बार भी चलें, एक बार जो कर लिया काम उसके पैसे मिल रहे, उसको कॉपीराइट के नहीं मिले। रॉयल्टी जैसे बोलते हैं। मैं अगर पोजीशन में आया तो बनाऊंगा कि भाई एक्टर को भी रॉयल्टी मिले, बहुत बड़ी मिलनी चाहिए। जो लोग अभी इस ओहदे पे हैं मैं उनसे अपील करूंगा कि भाई ऐसा कुछ कर सकते हैं तो हम एक्टरों को रॉयल्टी दिलवाइए, हम लोगों का बहुत भला होगा, बहुत ज़रूरत है। प्लीज़। शायद आपकी आवाज़ वो उन तक पहुंचेगी और आने वाले टाइम में इंडस्ट्री में ये चेंजेस ऑब्वियसली होगा। जी हाँ। फैन मूवमेंट की बात करते हैं। जैसे आपका कोई कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर से आपको डिफाइन कर रहे, अरे यार ये तो बंदा वही है। देखिए ऐसा बहुत इंटरेस्टिंग वाकया हुआ था। ये बांद्रा में मैं गया था एक मीटिंग के लिए और मीटिंग करके मैं लौट रहा था, सिग्नल क्रॉस कर रहा था, मैं पैदल ही था मैं, और वहाँ 4-5 भिखारी बच्चे थे, 13-14 साल के होंगे, और मैं क्रॉस कर रहा था, मेरी नजर उन पे पड़ी, वो लोग मुझे देखे, बोले अरे ये वही है ट्रैफिक सिग्नल वाला भिखारी, ये भिखारी को देख करके लोग हमको भीख देना बंद कर दिए। मैं डर गया यार, मैं बोला ये बच्चे लोग वाइल्ड ना हो जाए, मेरे को पत्थर उठा के मारने ना लगे, मैं तोड़ के भाग गया, वहां से निकल गया। अजीब सा ही था ये। आप भी ज़्यादा किसी के फ़ैन होंगे और ऑब्वियसली मतलब कोई हर कैरेक्टर या हर आर्टिस्ट का कोई ना कोई गुरु होता है जिसको वो एक चाहते हैं कि आइडल जैसा कोई, एक आइडल जैसा मानते हैं। तो आपने भी कभी ऐसे सोचा है कि किसी न किसी गुरु को मिलेंगे? मेरी इच्छा मतलब बचपन से जिस तरह से फिल्में मैं बहुत देखता था, और मतलब इवन रद्दी बेच करके भी हमने फिल्में देखी, इतना वो था, चुरा करके भी घर से पैसे फिल्में देखी, इतना जुनून के हद तक फिल्म देखते थे। तो मेरे प्राण साहब बहुत फेवरेट थे। प्राण साहब मतलब जिस तरह के रोल उनको करवा लो, कमाल करते थे, विलन करा लो, कोई भी और कैरेक्टर करा लो, इंस्पेक्टर, तो वो मेरे आइडियल थे। और जब मैं बॉम्बे आया तो बहुत बुजुर्ग हो चुके थे, उनसे मिलने की मतलब कभी हो नहीं पाई, लेकिन अगर दिल से मैं कुछ करना चाहता हूँ तो प्राण साहब के जितना भी कर लूँ मैं उस तरह से, तो वो मेरे आदर्श हैं। और कोई ऐसा आइकॉनिक कैरेक्टर जो आप ऐसा आपको लगे कि यार ये मैं करता तो या तो मैं बहुत बेटर करता यार? बेटर तो क्या मैं बोलूं, एक कैरेक्टर है भीकू महात्रे का सत्या फिल्म में, मनोज भाई ने कमाल किया। लेकिन उस तरह का कुछ कैरेक्टर मिले मेरा दिल खुश हो जाए, मैं पूरा जान लगा के वो कैरेक्टर को। मनोज भाई के तक तो नहीं पहुंच पाऊंगा, सॉरी, उन्होंने बहुत ही आउटस्टैंडिंग किया है, लेकिन दिल में इच्छा है कि उस तरह का कुछ मिले तो मैं भी मतलब वो कर सकता हूँ। भीकू महात्रे लेजेंडरी कैरेक्टर, कमाल। दादा आपसे बात करते करते ये समझ में आया कि सोसाइटी को आपने बड़े करीब से देखा है। जेब में पैसे नहीं होते थे, उसके साथ में परिवार भी स्ट्रगल को सफ़र कर रहा था, तो गरीबी के उस दौर को याद करके आज भी कभी आंखें नम होती हैं? या एक मैं वाकया बताता हूँ, दिल्ली में मैं अकेले रह के थिएटर करता था और ऐसे कमरे में रहता था, लाइट जब मैं ऑन करूँगा तभी घर में रोशनी आएगी, खिड़की भी नहीं था। और दिल्ली की गर्मी अगर आप लोग वाकिफ होंगे तो दिल्ली की कमाल गर्मी है। और मैं उस समय नाटक कर रहा था
मैंने कहा ना, वही महसूस करोगे गर्मी तो होगी, गरीबी महसूस करोगे तो होगी। उस समय मैं एक नाटक करता था, मेरे पास सच में पैसे नहीं थे पंखा खरीदने के लिए, और मैं उस गर्मी में बड़े चैन से अपने आराम से सोता था और बड़े तन्मयता से अपने स्क्रिप्ट पढ़ता था अगले दिन के रिहर्सल के लिए। तो ये तो हो गया अकेले रहने का, हम कुछ भी होता है झेल लेते हैं। राइट। अब परिवार के साथ रहते हैं, मैं अपने सपने को लेकर के आया हूँ और भी विश्वास था कि कुछ होगा यार, अच्छा होगा, लेकिन मेरी वजह से मेरी फैमिली सफ़र कर रही थी, इस चीज़ का बड़ा दुख होता था। तो वो उनकी दुख तकलीफ से मुझे तकलीफ होती थी। मतलब आदमी खुद से परेशान नहीं है, लेकिन उनके साथ जो रह रहे हैं वो परेशान है, तो उसको देख के ज़्यादा परेशान है। हाँ, कि मेरी वजह से ही, मेरी वजह से ये उनको देख के ज़्यादा परेशानी होती है। बिल्कुल। तो सर, आप अगर एक्टर नहीं होते तो क्या होते? पिताजी ने तो इंजीनियरिंग करने भेजा था। अच्छा। इंजीनियरिंग कर लेता, मैं नौकरी करता, फिर भी एक्टिंग करता मैं, भले वो नहीं मिलता साधन ना, नुक्कड़ नाटक ही करता मैं वहाँ जहाँ छोटे शहर में रहता मैं, नौकरी करते हुए भी करता मैं, क्योंकि मेरे को सेटिस्फेक्शन इसी में मिलता ना। बचपन से मैं बताया ना कि रोड साइड सिनेमा देख करके घुस गया था कि मेरे को यही करना है। दादा, कुछ फिल्में, कुछ वेब सीरीज जो अभी हाल में आने वाली हैं? हाँ, मेरी एक फिल्म है और एक वेब सीरीज है जो आने वाली है। एक फिल्म है, माँ नाम है फिल्म का, अजय देवगन प्रोडक्शन की है, काजोल जी इसमें लीड में है, दूसरा महत्वपूर्ण रोल रोनित रॉय का है, तीसरा इंपॉर्टेंट रोल मेरा है। हॉरर जॉनर की फिल्म है और विशाल फुरिया ने इसको डायरेक्ट किया है। तो ये थिएटर में जल्दी रिलीज़ होगी। और दूसरी एक वेब सीरीज़ है जो अमेजॉन MX जो मर्ज हुआ ना वो चैनल के, उसमें आएगी। वो उसका नाम है चिड़िया उड़, और कमाठीपुरा जो अपना एरिया है उस पे है। तो उसमें 5 लीड हैं, उसमें से एक मैं हूँ। बढ़िया। जैकी श्रॉफ हैं, मैं हूँ, सिकंदर खेर है, मयूर मोरे वो कोटा फैक्ट्री वाला लड़का, और मीता वशिष्ठ। तो वो ये 2 चीज़ें हैं जो अच्छे काम है जो आने वाले हैं। तो सर, आज की जो युवा पीढ़ी है उनको आप क्या सीख देना चाहोगे या सलाह देना चाहोगे? आज की युवा पीढ़ी अगर एक्टर हैं, इंस्पायरिंग एक्टर हैं, तो उनको यही सलाह दूंगा कि ठीक है, आज की ज़रूरत है बॉडी वॉडी बनाना, फ्रेम में अच्छा दिखने के लिए, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरत है अपने आप पे ऐसे अभिनेता काम करना। तो वो पहले कर लें और फिर उसके बाद ही फील्ड में आए। और यूथ को ये सलाह दूंगा कि बड़ों का सम्मान करना सीखो यार। हम लोग जब छोटे थे, नई सिगरेट पीने की आदत थी छोटे शहर में, तो हमारे सीनियर्स गुजर जाते तो हम सिगरेट छुपा लेते थे। बिल्कुल। आजकल तो हाय ब्रो, हाउ आर यू, कोई भी बूढ़ा भी मतलब कोई भी रहे, तो वो थोड़ा सा हमारा भारतीय है यार, हम लोगों का कल्चर है, इसी से हम लोग जाने जाते हैं। बहुत मज़ा आया दादा आपसे बात करके। इस एपिसोड की सबसे आइकॉनिक लाइन जो थी, मुझे ऐसा लगता है कि गरीबी महसूस करोगे तो गरीबी लगेगी। यस, हाँ, बहुत बेहतरीन लाइन दादा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।